इन दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे CTET MP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हुए हैं और इस सीरीज का पार्ट नंबर 5 है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हिंदू अरबी सांख्यिकी प्रणाली में कितना 3 अंकी संख्याएं हैं। क्वेश्चन पहला क्या कहता है समझिएगा, हिंदू अरबी प्रणाली में कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं। तो चलिए हम हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता होगी क्या होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। क्योंकि हम यहाँ पे 3 अंकों की संख्या क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने 3 अंकीय संख्या के बारे में पूछा है। तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, बड़ी संख्या होती है 999। तो इसमें क्या बोला, हिंदू और अरबी संख्या का ना, तो इसमें 3 अंकों की संख्याओं क्या होगी इसमें, हिंदू और अरबी। और बीच में आप देखे होंगे कि हिंदू और अरबी के बीच में क्या लगा हुआ, माइनस का चिन्ह लगा हुआ। तो इसका मतलब क्या हो कि हिंदू और अरबी भाषा को आपस में क्या करना है, घटा देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी, 999 माइनस 100 प्लस 1। इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, प्लस को पहले ऐड कर लीजिए। तो 999 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1000। और माइनस 100 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 900। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हिंदू अरबी संख्या प्रणाली जब भी पूछेगा तो आपको जितने अंकों की संख्या पूछेगी, जैसे 3 अंकों की संख्या पूछा है तो हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेना है। उन दोनों को घटाना है और उसमें एक जोड़ना है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन कई सालों में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, यदि 98989898 में 98 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होगा। ये सीधा सिंपल है, आपको 98 से इस संख्या को क्या करना, भाग देना है। तो आपसे अगर भाग आता होगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, भाग नहीं आता होगा तो भाग नहीं बनेगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 98 कितनी बार 98 यह 1 2 3 4। अब इसमें हम किसे भाग दे देंगे, 98 से। आप सभी लोग अपने रफ में 98 से भाग देंगे तो 98 के 1 बार भाग जाएगा तो कितना आएगा, 98। ये 0 से 0 हो गया। फिर नीचे क्या आएगा, 9 आएगा। तो 98 का 9 में भाग नहीं जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। आपने पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं से 10 तक की कक्षाओं में आपने भाग डिवाइडेशन सीखा होगा और भागफल क्या मिलेगा, हमको वही आंसर यहाँ पे प्राप्त करना है। तो यहाँ पे 9 से तो उसका भाग जाएगा नहीं, तो एक संख्या को और नीचे लेंगे तो क्या आ गया, 91। तो 98 1 से 98, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 तो यहाँ फिर 9 फिर नीचे आ गया तो 98 का भाग 9 में नहीं जाएगा तो फिर 0 कर लिए तो ये 98 नीचे आ गया। फिर ये 9 नीचे आया और फिर 8 फिर नीचे आया तो 98 का 98 कितने बार गया, 1 टाइम गया। तो ये कितना आ गया, 98। तो ये भी 0 हो गया। अब बचा कौन सा, ये 3 तो हो गए, बचा कौन सा, ये 9 आया लेकिन 9 से भाग जाएगा नहीं तो क्या आ गया, 0 आया। फिर 8 नीचे आया तो 98 1 से 98 तो कितना आ गया, 10101010101। तो आंसर आपको कौन सा प्राप्त हो गया, आंसर नंबर 3, 1010101 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये आपका सीधा सिंपल क्या था, डिवाइडेशन था। बस आपको ध्यान रखना था कि लेकिन आप इसे क्वेश्चन गलत होगा, क्यों, कैसे बताता हूँ। देखिए जब आप यहाँ पे देखें क्या 98 98 99, तो आप जल्दी क्वेश्चन करने के चक्कर में ऑप्शन नंबर 1 लाएंगे जो कि आपको पूरी तरह वो गलत हो जाएगा। इसलिए इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 घंटियाँ क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियाँ प्रातः 7:15 पर एक साथ बजती हैं तो फिर एक साथ कितने बजे बजेंगी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर जब भी आपसे ऐसा घंटियों वाला सवाल पूछे, मतलब एक क्रम में दिया हुआ कि 12 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी क्रम हो यहाँ दिया हुआ, तो हमें बिना कुछ सोचे समझे ऐसे सवालों पे क्या करना है, सीधे उनका एलसीएम ले लेना है। किसका? 12, 20 और 36। ठीक है, इनका डायरेक्ट हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 छक्का 12, 2 दाम 10 और 18 दूना 36। फिर 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 2 नाम 18। अभी किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 से आएगा तो 3 एकम 3, 5 से तो जाएगा नहीं और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम इसका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो अब इन सभी का आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कितना आएगा, 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90, 90 2 180। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 12, 18 और 36 का क्या एलसीएम कितना प्राप्त हो गया, 180 प्राप्त हो गया। 180 का मतलब क्या हुआ, 3 हावर, 3 घंटे। ठीक है, अब क्या बोला है कि तीनों घंटियाँ प्रातः 7:15 पर एक साथ बजती हैं। कितने बजे, 7:15 पर एक साथ बजती हैं। तो अब 3 घंटे बाद, तो तीनों घंटे फिर से एक साथ कब बजेंगे, 3 घंटे बाद, मतलब कितने बजे, 7 3 10, मतलब 10:15 पर बजेंगे। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको सिर्फ माइंड में क्लिक करना है कि तीनों का हमको एलसीएम लेना है और जो टाइम दिया है उस पर ऐड कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। ठीक है, देखिए, भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। देखिए, हम अगर किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या क्या है, वो 25 है, अगर उसको 0 से विभाजित कर देंगे तो हम इसको संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जब भी किसी संख्या को 0 से विभाजित करेंगे तो उसका हमेशा मान क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स अनंत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 0। तो 0 एक ऐसी संख्या है, मतलब कि किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर उसका मान अनंत होता है। अतः किसी संख्या को 0 से विभाजित कर देने पर भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो 0 से विभाजित करने पर हम भागफल ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 0 से विभाजित करने पर उसकी वैल्यू अनंत हो जाती है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। इस तथ्य को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डायरेक्ट इसका थ्योरेटिकल भी पूछता है, मतलब क्या हम किसी भी संख्या को 0 से विभाजित करेंगे तो हम क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा, यानी उसको नहीं। तो आपको अनंत का आंसर याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या डैश डैश से विभाजित होगी। चलिए क्वेश्चन हम इस तक पिछली कक्षाओं में सॉल्व किया हुआ है, और आपको अगर अभी तक हमारी पिछली 4 कक्षाओं को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि आपको यहाँ से 30 नंबर बिल्कुल पूरे आए हुए हैं। और आप अगर ये सीरीज़ पूरी सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 30 में कम से कम 28 नंबर 27 नंबर कहीं नहीं गए हैं। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या डैश डैश से विभाजित होगी। यहाँ पे क्या बोला है कि 3 का गुणज, मतलब 3 का गुणज है तो 3 से विभाजित होगी, तो सीधा सिंपल है, वो 3 से विभाजित होगी। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि 3 की विभाज्यता का क्या नियम है कि 3 की विभाज्यता नियम के अनुसार क्या होता है कि संख्या के अंकों का 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विभाज्यता का नियम आपको याद करके जाना, क्योंकि इससे आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल रखे हुए हैं विभाज्यता के नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से दो भिन्न सतुल्य हैं। सतुल्य मीन्स क्या है कि बराबर हैं। देखिए तो अब इसमें आपको कैसे याद करना है, जैसे 1/4 और 2/4 दिया हुआ, तो 1/4 4 का 1 से विभाजन दे कितना आ जाएगा 0.25 हो जाएगा, और 2 का 4 से विभाजित करेंगे कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ये सब आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखिएगा कि इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 4 का भाग 1 से देंगे, ऐसे 1/4 है, और इसी प्रकार 2/4 है, सॉरी 4/2/4 है, तो 4 से विभाजित करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 0.5, ऐसे 0 दूनी 8 2 पंचे 20, तो ये संतुल तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए कि 2/3 को भाग देंगे क्या प्राप्त होगा आपको 0.66, और 1/3 को भाग देंगे तो 0.33। इस तरह के मैथमेटिकल आपको बिल्कुल कब होगा जब प्रैक्टिस करते रहेंगे आप कंटिन्यू। तो ये भी नहीं होगा, 2 नंबर भी नहीं होगा। 3 नंबर में क्या होगा 5/3 1.66, और 2/3 0.66, ये भी नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या आ जाएगा 4/3 कितना आ जाएगा 1.33, और 8/6 क्या आ जाएगा 1.33। ठीक है, तो आपका सतुल्य कौन सा है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। पहला क्या कहता है 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु 350 रुपये की। याद रखिएगा 25 दर्जन वस्तुओं की बात की गई है। और दूसरा क्या बोलता है 250 पैकेट, प्रत्येक 350 रुपये के। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 25 दर्जन मतलब 25 दर्जन मतलब 25 गुणे 12, एक दर्जन कितनी संख्या होती है 12, और प्रत्येक वस्तु कितनी की है 350 की है। प्रत्येक वस्तु कितनी की है 350 की है, और 25 दर्जन है तो 12 गुणे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 350 गुणे 12, और कितनी संख्या है 25। आप इन सभी का गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त क्या हो जाएगा 105.0। ठीक है, आप इसको गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 1,05,000। ठीक है, ये संख्या याद रखिएगा 1,05,000 आप याद रखिएगा। और दूसरा ऑप्शन दूसरा क्या कहता है 250 पैकेट, प्रत्येक 350 रुपये के हैं, तो कितना है 250 गुणे 350, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 87,500। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन क्या है ज़्यादा है, पहला वाला ऑप्शन क्या है ज़्यादा है। तो आपको क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसकी लागत सबसे अधिक है, तो मतलब केवल एक की लागत सबसे अधिक है, क्योंकि उसमें कितना प्राप्त हुआ था, हमको प्राप्त हुआ कि वो था 1,05,000, और दूसरे में कितना प्राप्त हुआ है 87,500। मतलब कथन एक सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 2,750 ml बराबर है, तो 2,750 ml किसके बराबर है। चलिए आपको यहाँ पे, आप लोग तो दूध डेली लेते होंगे तो मिलीलीटर लीटर में तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पता करके बता देता हूँ। देखिए 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में कितना होता है 1,000 मिलीलीटर, 1,000 मिलीलीटर होता है। तो एक लीटर क्या रख सकते हैं, एक लीटर क्या रख सकते हैं 1/1000 लीटर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो चूँकि हम कितना चाहिए हमें, चलिए यहाँ पे शुरू से एक बार होता है, 1 लीटर बराबर कितना होता है 1 लीटर बराबर 1,000 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर कितना हो जाएगा 1,000 नीचे आ जाएगा 1/1000 लीटर। तो इस पर हमको क्या पूछा है 2,750 मिलीलीटर पूछा है, 2,750 का गुणा हो जाएगा इसमें 2,750, तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा
तो क्या है, कितना आ जाएगा 2.7, तो क्या आ जाएगा 2.750 लीटर। तो कितना प्राप्त हो गया अपने को, 2 लीटर 750 मिलीलीटर। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:35 बजे चलकर एर्नाकुलम जंक्शन में 30 अगस्त 2021 को 7:30 बजे पहुंच जाती है। तो भोपाल में एर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय कितना है? भोपाल से एर्नाकुलम पहुंचने में कुल समय कितना लगा? सीधा सिंपल आपको यहाँ पे सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं करना। देखिए, हम पहले चलते 28 अगस्त को। 28 अगस्त को कितने घंटे चली? 28 अगस्त को हम रेलवे का समय क्या होता है, 24 घंटे का होता है। तो यहाँ पे क्या है, 16:35 चली, मतलब 16:35 24 बजे, मतलब रात के 12 बजे तक कितने घंटे चली? 25 मिनट इधर हो गया, तो कितना हो गया, 17 हो गया, 25 मिनट हो गया। और फिर 17 से 24 कितना, 7 घंटा। तो मतलब 7 घंटे 25 मिनट किस तारीख को चली वो? 7 घंटे 25 मिनट किस तारीख को चली? 28 तारीख को कितना चली? 7 घंटे 25 मिनट। ठीक है, और 29 तारीख को पूरा 24 घंटे चली। 29 को कितना चली? पूरा 24 घंटे चली। ठीक है, अब 30 अगस्त को कितने से पहुँच गई? 7:30 बजे। तो मतलब उस दिन भी साढ़े 7 घंटा चली। 30 तारीख को भी 7:30 घंटा चली। अब तीनों को आप ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हुआ? 24 घंटे ये था, अभी तो 7 7 14 14, और ये मिनट कितना हो गया? 30 20 50 55। तो 14 24 और 14 कितना हो गया? जोड़ लीजिए, 50। ठीक है, ये कितना था? 30 था। हाँ, ये हाँ 30 भी 50 55 था, सॉरी 55। तो 5 5 और 4 4 8 2 1 3, तो 38 मिनट 55 से 38 मिनट 55, 38 घंटे 55 मिनट। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसके क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर है। यदि इस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हमें यहाँ पे क्या पूछा है? सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्या पूछा है? वृत्त की त्रिज्या, मतलब हमको क्या निकालना? आर 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 प्राप्त करना है। क्या क्या आर प्राप्त करना है? और क्या लिखा है? यदि इस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए। एक वृत्त का आकार ये हो गया अपना, मान लीजिए। तो वृत्त का क्या होता है? वृत्त का आकार मतलब वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। मतलब वृत्त के आकार में मोड़ा जाए ना, तो मतलब क्या चाहिए? उसकी परिधि चाहिए। तो परिधि के लिए हम 2πr है, तो उसके लिए r चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया है? किसका? एक वर्ग। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर 484। तो हमें भुजा कितनी आ गई? ए बराबर 484 अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसका 484 किसका अंडर रूट होता है? 22 का। मैं आपको बोला था कि 1 से 20 का स्क्वायर याद करना है और 1 से 20 का क्यूब याद करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों सभी ने उसको याद कर लिया होगा। तो यहाँ पे भुजा कितनी आ गई? भुजा आ गई आपकी 22। ठीक है, तो भुजा आपकी आ गई। तो इसमें अब परिमाप कितना आ जाएगा इसका? परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। परिमाप इसका कितना हो जाएगा? 4 गुणे भुजा। क्यों हमें परिमाप की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि वृत्त की परिधि चाहिए हमको, इसलिए हमें वृत्त के परिमाप की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप कितना हो गया? 4 गुणे भुजा। भुजा कितनी हो गई? 22। 22 को 88। तो आपको 88 क्या प्राप्त हो गया? ये 88 आपको प्राप्त हो गया वर्ग का परिमाप। ठीक है, अब चूंकि तार की लंबाई, तो तार की लंबाई कितनी हो गई? तो हमें तार की लंबाई कितनी होगी? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि कितनी है? 2πr। 2πr इक्वल टू 88। तो आर का कितना आ जाएगा? आर पर आर क्या हो जाएगा?
ये 2 से 44 आ जाएगा, 88 कट जाए 44 आ गया, 44 और पाई बटे पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7। तो अब 22 नीचे लिख दीजिए और 7 ऊपर ले जाइए, तो 22 दूना 44, तो 7 दूनी 14। आपका आंसर नंबर 2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार सॉल्व करके देखना है और ये देखना है कि आप उसमें, क्योंकि इसमें आपको वृत्त क्योंकि आपको इसमें पहले भुजा निकालनी पड़ेगी, फिर परिमाप निकालना पड़ेगा, तब जाके आप उसका परिधि निकाल पाएंगे। क्योंकि ये वृत्त के आकार में मोड़ा गया है, तो वृत्त के आकार में मोड़ेगा तो क्या है, एक परिधि लेगी ना, उसका पूरा जो क्षेत्रफल घेरे रहेगा वो लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया, उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। इसमें सीधा सिंपल कुछ नहीं करना है कि क्या करना है कि अंकों को आधा घुमाने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए 3 और 5 को आप आधा घुमाएंगे तो मिलेगा कुछ, क्या देखिए ऐसे 3, हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। 3 तो इसमें क्या रहता है कि प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया। अच्छा, यहाँ पे प्रत्येक अंक की बात की, तो उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ऐसे कौन से अंक हैं जो पहले जैसे दिखाई देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ, 0 का आधा 0 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका एक सही हो गया। फिर 1 का आधा, 1 को आधा घुमाएंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, बिल्कुल सही है। मतलब आधा मीन्स क्या हुआ, मतलब उसको अपोजिट घुमाना है। 2 को अपोजिट घुमाएंगे तो हमको ये प्राप्त होगा, जो बिल्कुल गलत है। 3 को क्या होगा, तो 3, ये भी गलत है। 4 को कैसे करेंगे, ये भी गलत है। 4 क्या है, ऐसे है ना, 4 कैसे है अभी अपना, ऐसे है, तो इसको अपोजिट घुमाएंगे कितना आ जाएगा, ये 4, ये भी नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। 8 तो सीधा सिंपल है, 8 को आप ऐसे घुमाए चाहे ऐसे घुमाए सेम है। 9 को आप उल्टा घुमाए तो क्या निकलेगा, 9 को लगाए तो आप क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। 9 को उल्टा घुमाए तो आपको 6 मिलेगा। तो हमने कौन कौन से अंक को देखे हैं कि सेम प्राप्त होते हैं, 0, 1 और 8, 0 और 8। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका 0 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है। 5 और 1/3 कोणों में डिग्रियों की संख्या, तो इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि 5 और 1/3 समकोण पूछा है। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया हुआ, मैं बार बार कहता हूँ कि आप पिछली कक्षाओं को देखिए तो आपको अगली कक्षाएं समझ में आएंगे। तो यहाँ पे 5 समकोण और 1/3 समकोण, तो 5 समकोण मतलब 5 × 90 और मतलब प्लस, और 1/3 मतलब 1/3 समकोण मतलब 90। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाता है आप उसी प्रकार से समीकरण बना लेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, 9×5 = 45, 450 प्लस 3 से भाग दीजिए 90, कितना प्राप्त हुआ, 3 तक आए ना 0, तो 30, 430 और 450 और 30 कितना हुआ, 480। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 1650 क्वेश्चन मार्क है, ये पे क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखिए। 45, 66 और 91 में दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। ये आपका एक रीजनिंग के टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक पैटर्न बना हुआ है, देखिए 1 से 6 में आने में आपको कितना जोड़े, +5,
6 से 15 में जाने में कितने जुड़ेंगे? +9। 15 से 28 जाने पे कितने जुड़े आप? 15 से 28 जाने कितने? +13। ठीक है। 28 से 45 जाने में कितना जुड़ा? 17। 45 से 66 जाने में कितना जुड़े? 21। 21 और 21 से 66 से 91 बाद जाने में कितना जोड़ा आपने? 25। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि चार्ज के पैटर्न में बढ़ता गया है, इसलिए आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही 28, क्योंकि चार्ज के पैटर्न में बढ़ता गया, +4 ऐड होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयाँ मापी और जिनके परिणाम निम्न प्रकार हैं। 109.5 सेंटीमीटर, 109.0 सेंटीमीटर, 114.7 सेंटीमीटर, 109.9 सेंटीमीटर, 99.7 सेंटीमीटर, 109.5 सेंटीमीटर और 112.2 सेंटीमीटर। तो इन सभी बच्चों की औसत लंबाई क्या है? औसत लंबाई पूछे तो औसत लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है कि कुल लंबाइयों का योग बटे कुल बच्चों की संख्या। कुल लंबाइयाँ कितनी हैं? इतनी हैं। इन सभी को क्या कर दीजिए आप? जोड़ दीजिए। इन सभी लंबाई को पहले जोड़ दीजिए। तो इन सब लंबाई को आप वीडियो पोस्ट करके इसको सॉल्व करिए। तो इन सभी लंबाइयों का योग कितना आ जाएगा? आप सभी को जोड़ेंगे तो आपको इन लंबाइयों का योग प्राप्त हो जाएगा 648 बटे कुल कितने बच्चे हैं? 1 2 कितने बच्चों की लंबाई दी गई? 1 2 3 4 5 6 6 से भाग दीजिए। तो 6 कम 6 12 5 लब्धेश्वन 0 और 8 6 48 108 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विभिन्न स्टेशनों के लिए रेल टिकटों का मूल्य नीचे तालिकाओं में दिया गया है। स्टेशन ए से दूरी स्टेशन तालिका में दिया गया स्टेशन ए से दूरी और स्टेशन बी सी डी ई तक दिया गया और प्रत्येक स्टेशन का किराया दिया गया, मतलब ए से बी की दूरी का कितना किराया है, बी से ए से सी का कितना किराया है, ए से डी का कितना किराया है और ए से ई का कितना किराया है। तो रिंको ने अपनी 2 सहेलियों के साथ स्टेशन ए से डी तक ही जाना है। उसे उन तीनों टिकटों के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी? तो यहाँ पे सीधा सिंपल किया गया है कि उसे कहाँ से कहाँ जाना है? ए से डी तक जाना है। तो ए से डी का किराया कितना है? 49 रुपये है। तो मतलब पहले हमें 49.50 लिख लें, ठीक है। और ए से डी तक है ना, उन तीनों टिकटों के लिए कितना राशि देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। उन तीनों टिकटों के लिए उसको कितनी राशि देनी पड़ेगी? तो 49 रुपये एक ए से डी तक के दूरी के लिए। 49 रुपये किसके लिए? एक आदमी के लिए। तो मतलब एक किसी व्यक्ति पर्सन के लिए। तो हम कितने लोग जा रहे हैं? रिंको के साथ 3 और उसकी सहेलियाँ जा रही हैं, तो 3 का गुणा कर देंगे। तो आप इनके इसमें गुणा करिए तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 148.5। आपको ऑप्शन नंबर 2 आपका सही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है और जिसको आप ये क्वेश्चन आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। क्या कहता है कि बहुत सारी गणित जानने की बजाय ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन एक बहुत प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था डेविड व्हीलर। क्या नाम है? डेविड व्हीलर। जो थे किन्होंने क्या कहा था कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसका है? डेविड व्हीलर का है। इस कथन अनुसार क्या होता है कि मनुष्य के सामान्य जीवन में आने वाली परिस्थितियों का गणितीकरण करके हल करना बहुत सारी गणित जानने से अधिक आवश्यक है। तो ये किसका है? डेविड व्हीलर का एक कथन है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। तो आज हम यहीं तक देखते हैं। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ये सीरीज जो चल रही है उसको आप पूरे देखिए और कंसिस्टेंसी बनाइए। अगर आप
लगातार कंटिन्यू रहेंगे तो आप अस्सी टेट एमपी टेट के मैथ में मैं आपको गारंटी देता हूँ 30 में कम से कम 28 और 29 नंबर आपके कहीं नहीं गए। हालांकि आपको 30 में 30 प्राप्त होंगे, लेकिन कहीं भी आकर थोड़ा सा भी मेहनत में कमी करेंगे तो आप ये मौका खो देंगे। तो चलिए वीडियो को देखिए और जो समझ में आप कमेंट करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।